बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आप लोग होपफुली सब ठीक होंगे और आपको पता है जैसा कि कोविड-19 की वजह से हम लोग बाउंड है अपने घरों पे और हमें घर पे बैठना है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी स्टडीज़ जो हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको जो भी लेक्चर दिया जाता है आप उसको रेगुलरली, वो वीडियोस हैं या ऑनलाइन आपकी इंटरेक्शन हो रही है या ऑडियोज़ हैं, आप उस लेक्चर को ज़रूर लें। ठीक है, उस लेक्चर को लें और उसको फॉलो करें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल जोग्राफ़ी है हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ना है, या तारुफ़ तजारती जोग्राफ़िया का जो तारुफ़ है वो क्या है। तजारती जोग्राफ़िया या मौशी जोग्राफ़िया, जो भी आप इसको कह लें, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक के बारे में बता दूं जो आपने इसके लिए लेनी है, वो है मौशी जोग्राफ़िया। राइटर्स हैं मियाँ उमैर असगर, ज़हीर असगर और जावेदुर रहमान। ठीक है, आपने ये बुक जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है पिक्चर में, आपने ये बुक ख़रीद लेनी है। इसी बुक के अकॉर्डिंग जो है हम आगे चलेंगे और अपना कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल जोग्राफ़ी या मौशी जोग्राफ़िया का तारुफ़। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कमर्शियल जोग्राफ़ी से भी पहले जोग्राफ़ी के बारे में जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए जोग्राफ़ी क्या है या जोग्राफ़िया क्या है। आपने कमर्शियल लफ्ज़ को या मौशी, मईशत, तजारत, आप इन टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। फाइनेंस है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब मईशत क्या है, तजारत, अब ये सारी बातें आपको पता हैं। जोग्राफ़िया आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नया लफ्ज़ होगा। तो जोग्राफ़िया के बारे में आपको बता दूं, जोग्राफ़िया बेसिकली जो है वो स्टडी ऑफ अर्थ है, ज़मीन का मुतालिया है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर, सतह ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही हैं और उनका इंसान के साथ बेसिकली क्या ताल्लुक़ है, ये इसको हम जोग्राफ़िया कहते हैं। ठीक है, जोग्राफ़िया सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने ज़मीन के बारे में पढ़ लिया कि जी पहाड़ कहाँ पर हैं या दरिया कहाँ पर हैं, ये सिर्फ जोग्राफ़ी नहीं है। जोग्राफ़ी को अगर हम एक उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन देखें, जो आज के दौर में करंट जोग्राफ़र्स जो हैं अगर उसको देखें, तो हम उसका इंसान के साथ ताल्लुक़ बयान करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस वक्त मौशी जोग्राफ़िया जो है उसका ताल्लुक़ भी इंसान के साथ है। क्यों? क्योंकि मईशत का ताल्लुक़ इंसान के साथ है। आगे अगर आप देखें, ये पेज नंबर 1 है आपकी बुक का, जो मैंने अभी आपको बताई है। इस बुक का पेज नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें जोग्राफ़िया की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हुई हैं। ठीक है, इसमें आप देखें सबसे पहले 1958 में जो डेफिनेशन बरपामी कॉन्फ्रेंस में दी गई, उसके मुताबिक इल्मी जोग्राफ़िया वो इल्म है जिसमें ज़मीन की हैयत के मुतालिक बताया जाए और इंसान और इसके घर यानी सतह ज़मीन के दरमियान ताल्लुक़ का सबूत दिया जाए। ये वो डेफिनेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव की गई। ठीक है, इसमें वो क्या बता रहा है, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसमें वो क्या बता रहा है कि जी ज़मीन की हैयत के मुतालिक और उसका इंसान के साथ ताल्लुक़ क्या है। इसी तरह आगे जे रेट्ज़ल की डेफिनेशन है, डॉक्टर सईदुद्दीन की डेफिनेशन है, एंड पे जामिया तारीफ़ एक दी हुई है जो ब्रीफ सी है। जोग्राफ़िया ना सिर्फ ज़मीन बल्कि अहले ज़मीन की सरगर्मियों और जदोजहद से ताल्लुक़ रखता है। अहले ज़मीन की सरगर्मियों और उनकी जदोजहद से ताल्लुक़ रखता है, उनकी कोशिशों से ताल्लुक़ रखता है कि वो ज़मीन के ऊपर रहने के लिए क्या कुछ करते हैं। ठीक है, उसे हम जोग्राफ़िया कहते हैं। आगे आते हैं जी, जोग्राफ़िया की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, 2 शाखें होती हैं जिसमें तबई जोग्राफ़िया और इंसानी जोग्राफ़िया है। ठीक है, तबई जोग्राफ़िया और इंसानी जोग्राफ़िया क्या होता है? तबई जोग्राफ़िया ज़मीन की सतह के बारे में पढ़ना, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये तबई जोग्राफ़िया में आती हैं। ठीक है, उसकी हैयत के मुतालिक, ज़मीन की हैयत के मुतालिक, जैसे पीछे डेफिनेशन में बताया उन्होंने। दूसरी अहम शाख है इंसानी जोग्राफ़िया। इंसानी जोग्राफ़िया, इसका मुकम्मल ताल्लुक़ इंसान से है। इंसान किस तरह से ज़मीन के ऊपर रहने के लिए कोशिशें करता है,
अपनी खुराक के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रहन सहन के लिए वो जो जो चीज़ें कर रहा है वो सारी इंसानी जोग्राफिया में आएंगी। इसकी आगे फर्दर भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये देखें, तबी जोग्राफिया में अर्जियाती जोग्राफिया, फल्कियाती, मौसमियाती, हयातियाती, नबाताती, वसाहती, ये सारी ब्रांचेस किसकी हैं? तबी जोग्राफिया की। इंसानी जोग्राफिया में आगे फिर से उसने डिफ़ाइन किया हुआ है, तारीख़ी जोग्राफिया है, रियाजियाती है, शुमारियाती, सियासी, अकामती, हरबी, सकाफ़ती, नस्ली और आखिर में मुआशी जोग्राफिया, जो कि इस वक्त आपका सब्जेक्ट भी है, जिसको आपने पढ़ना है आगे। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मुआशी जोग्राफिया के बारे में कि आगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। मुइशत क्या चीज़ है? इंसान पैसा कमाता है, उसको लगाता है, तजारत करता है, जितने भी मनी मैटर्स हैं, फाइनेंस मैटर्स हैं, आप ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपकी इकोनॉमी में। इकोनॉमी का सर्कल इन सारी चीज़ों को कवर करेगा। What does a man do for his survival? इंसान अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी बका के लिए क्या कुछ करता है? याद रखें, इंसान का होना काफ़ी नहीं है। जब तारीख शुरू हुई इंसान की, तो तब इंसान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सिर्फ उसकी खुराक थी। सबसे पहली चीज़ वो खुराक थी। वो खाना खाता है, पेट भरता है, बस बात ख़त्म। उसके बाद माहौल के मुताबिक या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने रहने के लिए छत ढूंढेगा। ठीक है, उसको वो भी मिल गई तो ही सेटिस्फाइड। ये जो मईशत और ये तजारत, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत कब पेश आई? ये तब हुआ जब इंसान की आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ती जाती है और मसाइल बढ़ते जाते हैं, पेचीदगियाँ बढ़ती जाती हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको लेट्स सपोज एक एग्जांपल दूंगी। आपके घर में 4 अफराद होते हैं, आप डेली बेसिस पे 4 अफराद रहते हैं। आपको पता है हमें इतना खाना बनाना है, हम इस टाइम पे बनाएंगे, खाना खाएंगे, फारिग हो जाएंगे। आपके घर में 6 लोग और आ जाते हैं, चाहे वो मेहमान की हैसियत से आए या परमानेंट आपके घर 6 लोग शिफ्ट हो गए हैं जिन्होंने आगे आपके साथ ही रहना है। तो वो क्या करेंगे? उन 6 लोगों के लिए, अब आपको पता है कि यार 6 लोग हमारे घर में बढ़ गए हैं, तो हमने इन 6 लोगों की खुराक का भी इंतज़ाम करना है। वो 6 लोगों की खुराक का इंतज़ाम भी होगा, उनके रहने के लिए इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा घर में जो काम काज आपके बढ़ जाएंगे, आप उसको भी डिवाइड करोगे। या फिर इनकम जो है आपकी, ज़ाहिर बात है आपका एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, तो आप क्या करोगे? इनकम के बारे में भी सोचोगे कि जी पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन के तहत चलेंगी। आप ऑल ओवर अगेन जो है एक प्लान करोगे कि इस तरह से हमने लेके चलना है। ये सारी चीज़ें, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मुइशत जो है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? आगाज़ वहाँ से हुआ जब आबादी बढ़ी, लोगों के मसाइल बढ़े, तो इंसान सर्वाइवल कर चुका है, उसको रहना भी आ गया, उसने लिबास अपने लिए बना लिया, उसने अपने लिए छत बना ली, उसने खाना पीना बना लिया। जब और उसके बाद क्या है, उसको नज़र आ रहा है कि मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मैं इनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मुआशी जोग्राफिया की कुछ डेफिनेशंस बताई हुई हैं। सबसे पहली है, कमर्शियल जोग्राफिया की वो शाख है जो दुनिया के कुदरती वसाइल की पैदावार, तकसीम और तजारत के बारे में बताए। ठीक है, कमर्शियल जोग्राफिया, चीज़ें कमर्शियल कब होती हैं? जब उनकी वैल्यू का अंदाज़ा होता है, जब हमें किसी चीज़ की कदर कीमत का अंदाज़ा होता है, तो फिर हम वो मुइशत के लिए अहम हो जाती है। एग्जाम्पल है एक, जैसे जब तक डायमंड की वैल्यू का किसी को नहीं पता था, तो वो दैट वाज जस्ट अनदर स्टोन, वो सिर्फ एक पत्थर था आम। जैसे अफ्रीका में अगर हम हिस्ट्री में देखें, तो यूरोपियंस ने अफ्रीका में जाके सबसे पहले एक्सप्लोर किया डायमंड को। उनको वहाँ पर जाके डायमंड मिला, तो यूरोपियंस ने उसकी एक कदर कीमत का तयन किया। उससे पहले अफ्रीकन्स के लिए उसका कोई मायने नहीं था, वो सिर्फ एक पत्थर था और उसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। यूरोपियंस वहाँ पर गए, उन्होंने डायमंड कलेक्ट किया, उसकी एक कदर कीमत का तयन किया, और आज आप डायमंड की वैल्यू को जानते हैं। ठीक है, तो कुदरती वसाइल की पैदावार, तकसीम और तिजारत, ये चीज़ें अहम हैं। ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। ज्योग्राफी के साथ मईशत का ताल्लुक यहीं पे क्लियर हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, उसको किस जगह पर उसकी डिमांड है, कहाँ पर उसकी सप्लाई है, और उसका कौन सा पैटर्न जो है वो हम लेके चलेंगे ट्रेड का। ठीक है,
कि तजारत किस तरह से होगी। आगे ये डिफरेंट डेफिनेशंस बताई हैं, जे रसल की है, अल-बिशानी की है, एल्सवर्थ हिंगटन की है। आगे एक जामे तारीफ उसने बताई हुई है, मौशी जगराफिया इल्म की वो शाख है जिसमें हम रुए ज़मीन के कुदरती वसाइल का मुतालिया करते हैं और इसके साथ साथ इस बात का जायज़ा लेते हैं कि ये कुदरती वसाइल इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि चीज़ों की अहमियत, जो तजारत है या मईशत है, ये तभी वजूद में आएगी जब हम उसकी कदर मंजिलत, चीज़ों की कदर मंजिलत तय करेंगे। हम उसकी आप वैल्यू कह लें या मनी कह लें कि उसके ऊपर क्या अमाउंट आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं फिर उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देंगी और चीज़ें कमर्शियल हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तबई जगराफिया, इंसानी जगराफिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, मुआशी और तजारती जगराफिया का वुसअत मज़मून, अफादियत व अहमियत। ठीक है, मज़मून की वुसअत क्या है, उसकी अफादियत और अहमियत क्या है। अच्छा, अफादियत व अहमियत क्यों हम किसी भी मज़मून की पढ़ते हैं। अफादियत व अहमियत, हम कमर्शियल जोग्राफ़ी है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर देखते हो। किसी भी इल्म का तब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उसको अमली ज़िंदगी में लेके नहीं आते हो। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इल्म जो है वो अमल के बिना बेफ़ायदा है। तो अमली ज़िंदगी में हम उसको क्या कैसे लेकर आएंगे। यहाँ पर हम ये जो मुआशी और तजारती जगराफिया का वुसअत मज़मून और अफादियत और अहमियत पढ़ रहे हैं, इसमें हम यही देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी अमली ज़िंदगी को किस तरह फ़ायदा पहुँचाता है। इसमें डिफरेंट हेडिंग्स में उसने अलग अलग पॉइंट्स बताए हुए हैं। सबसे पहले है मालूमात में इजाफा। ऑफ कोर्स आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो, उसमें उसको स्टडी करने से आपके नॉलेज में इजाफा होता है, इल्म में इजाफा होता है। अमल के लिए भी इल्म की ज़रूरत होती है। आपने इकोनॉमी के बारे में, अगर आपका जहन ये कहता है कि आप कल को बैंकिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। आपको जब तक बैंकिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस फील्ड में जाने का, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो उसके लिए पहले इल्म होना ज़रूरी है। तो मालूमात में ये जो इजाफा हो रहा है, व्हेनेवर यू स्टडी अ सब्जेक्ट, जब आप कोई मजमून पढ़ते हैं तो वो आपके इल्म में इजाफा करता है। ठीक है, कॉमर्स के तलबा के लिए मुफीद। कॉमर्स के तलबा के लिए कमर्शियल जोग्राफ़ी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं जहाँ हमने बात की कमर्शियल कॉमर्स आप पढ़ रहे हो, कमर्शियल जोग्राफ़ी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कमर्शियल जोग्राफ़ी का ताल्लुक जैसे कि है ज़मीन की स्पेशल डिस्टेंसेस से, ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ मकामात पर कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है। जैसे मैंने पहले बताया, दरिया हैं, सहरा हैं, पहाड़ हैं, आपको इनके बारे में पता है। आपको पता है कि फ़लाँ मिनरल्स जो हैं या फ़लाँ मादनियात फ़लाँ इलाकों में मिल जाते हैं। ये आपका जोग्राफ़िकल नॉलेज है, आपका इल्म जोग्राफ़िया है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि पहाड़ों में जी मादनियात पाए जाते हैं, फ़लाँ पहाड़ हैं, इन इलाकों में हमारे पास फ़लाँ मादनियात हैं, या फ़लाँ जैसे डायमंड की आप बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर हीरा मिलेगा, आपको यहाँ पर याकूत मिलेगा, ये मुख्तलिफ स्टोन्स हैं। ठीक है, तो आपने ये स्टोन्स लिए, आपने इनको कलेक्ट किया, आपने इनको मार्केट में लेकर जाना है, आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। ऐसे ही अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है आगे, जैसे ये सनतकारों के लिए अहम है। कैसे अहम है, आपने कोई भी फैक्ट्री लगानी हो, इंडस्ट्री लगानी हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आप सरमाया लगाओगे कहाँ पर। अगर आपने एक कॉटन इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, आपको पता है आपने कपड़ा बनाना है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, रॉ मटेरियल, जिसको आप ख़ाम माल भी कहते हैं। सबसे ज़रूरी वो चीज़ होती है, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के इससे पहले आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि ख़ाम माल आसानी से आपको अवेलेबल हो, आसानी से मुहैया होता हो। ये नहीं कि आपको ख़ाम माल लाने में ही पहले आप कोई 400 किलोमीटर से कॉटन लेकर आते हैं और फिर आप वहाँ पर क्लॉथ बनाते हैं, फिर मज़ीद 400 किलोमीटर आप उसको लेके जाते हैं। आप ऐसी जगह पर अपनी कॉटन इंडस्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, जहाँ पर आपको पता है ये आपके पास खेत मौजूद हैं, ऐसी ज़मीन है जहाँ पर बहुत अच्छी कपास होती है। आपने उन्हीं खेतों के पास जो है अपना फैक्ट्री लगाई, वहीं से आप कपास लोगे और आप अपना फैब्रिक बनाओगे। तो आपको सिर्फ चीज़ें भेजने के लिए जो है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपका फ्यूल लग रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है, आपको उसको लाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे सनतकारों के लिए अहम है।
बैंकरों के लिए कैसे मुफीद है? अगेन वही बात, सरमायाकारी। सरमायाकारी जो है वो अहम चीज़ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, किसी इलाके या मुल्क की मौशी तरक्की का दारोमदार इस मुल्क में बैंकारी की सरमायाकारी और एतमाद पर होता है। इल्मी जोग्राफिया मुख्तलिफ इलाकों के मुतालिक मालूमात फराहम करता है कि वहाँ सरमायाकारी मुफीद है या नहीं। ठीक है, जैसे पहले भी ये पिछले पॉइंट में बात हुई, हम सरमायाकारी वहाँ करते हैं जहाँ मुफीद हो, जहाँ पर हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर आपने एक शॉप बनानी हो, ठीक है, तो आपने कोई ग्रॉसरी स्टोर बनाना है, तो आप ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ आसपास आबादी ज़्यादा है। तो आपको पता होता है कि आसपास लोग ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर बना लेता हूँ, अच्छा चलेगा। या आप किसी दूर दराज गाँव में एक बड़ा सा ग्रॉसरी स्टोर बना लेते हो, थोड़ी सी आबादी है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर वो स्टोर चल जाएगा? नो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से लोग हैं, कोई 50, 60, 70 लोग हैं, ऊपर से ज़रा उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी लो है, तो वो बहुत हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं लेंगे, वो सस्ती सी दुकान पे जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें लेंगे, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए मुफीद इल्म जोग्राफिया से इस बात का पता चलता है कि किसी मुल्क ने अपने वसाइल से कितना फ़ायदा हासिल किया है और अपनी अवाम के म्यार ज़िंदगी को कितना बुलंद किया है। ठीक है, तजारती जोग्राफिया पर अमल करके हुक्मरान अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी को मज़ीद तरक्की के लिए मुतारिफ़ करवाया जा सकता है। ठीक है, तरक्की याफ्ता ममालिक इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं कि वो इसका जो भी नॉलेज है वो इसको देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका आउटपुट क्या होगा। और एक बात याद रखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो सिर्फ इस बात पे नहीं होता कि उनके पास अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, किसी भी मुल्क की जो अवाम है, जो पब्लिक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देखेंगे, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। उनका रहन सहन अंदाज आप देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, या वीडियोस में रैंडम देख रहे होते हैं, न्यूज़ में देख रहे होते हैं, कनाडा की कोई वीडियो आ रही है या अमेरिका की आ रही है, तो बड़ा एक हाई फाई सा माहौल होता है। लोग शॉपिंग मॉल्स में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई देख के लगता नहीं कि ये जी गरीब लोग हैं। इधर पाकिस्तान में देख लें, आप अफ्रीका में चले जाएं, अफ्रीका की वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब गुर्बत की लाइन तो बहुत दूर बात रह जाती है। उनकी बेसिक नीड्स वो अपनी 3 वक्त की तो क्या 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो वो हम उनको तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर भी नहीं है वो ममालिक। ठीक है, दे आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर तरक्की नहीं हो रही है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तरक्की पजीर ममालिक के लिए कैसे मुफीद है? मुआशी तजारती जोग्राफिया के मुताले से दुनिया के पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक के लोगों को रहनुमाई हासिल होती है, क्योंकि जब उन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक के वसाइल के मुतालिक पता चलता है कि इस मुल्क के लोगों ने कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की, चुनाचे पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक वही तदाबीर इख्तियार करके मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो देखते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे तरक्की किया, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर हम आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो वो टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन ममालिक का क्या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें। हमारे पास जैसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पे लगाएं, या हम तो इवन माइनिंग वगैरह जो है हम उस पर भी नहीं कर सकते। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं सही से उठा पाते हैं। जैसे कुछ सालों पहले जी एक न्यूज़ आई कि जी बलूचिस्तान में गोल्ड एक्सप्लोर कर लिया गया है, सोना मिल गया है बलूचिस्तान के किसी इलाके में। तो हमें उस सोने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उस सोने को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या फ़ायदा? वो उसकी वही अहमियत है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हीरे की कोई कदरों कीमत ही नहीं है, उसका तयन ही नहीं किया गया है उसकी वैल्यू का, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये जो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो वो ऐसे ही है जैसे बाकी हमारे पास कोयला भी पड़ा हो, तो हमें उसका भी फ़ायदा नहीं हो रहा। हम अपनी थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसका भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हमें इस गोल्ड का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास, जैसे एग्रीकल्चरल अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है।
तो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में हम मज़ीद इसको डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसमें से अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं उसको मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हैं, हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अपना रॉ मटेरियल एक्सपोज जो हमारा ख़ाम माल है वो दूसरे ममालिक में भेजने की बजाय हम अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे ममालिक में भेज सकते हैं। जैसे हम कॉटन को भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो बजाय कॉटन को एक्सपोर्ट करने के हम उससे क्लॉथ बनाएं, कपड़ा बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें, या फर्दर हम उसी कपड़े को फर्दर डिज़ाइन करें और हम क्लॉथ ड्रेसेस बनाएं और ड्रेसेस को एक्सपोर्ट करें। हमारे पास एक ऑप्शन तो है ना कि हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, इसमें प्रोग्रेस हमारी हो सकती है। बैनुल अक़वामी अमन का फ़रोग़ कैसे हो सकता है? अच्छा, ट्रेड बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैनुल अक़वामी अमन के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप दो ममालिक के दरमियान अगर तजारत होती है, बैक इन द हिस्ट्री चले जाएं तो बार्टर सिस्टम एक सिस्टम था, आपको पता ही होगा उसके बारे में थोड़ा सा। बार्टर सिस्टम क्या था जी? उसमें ये होता था, लेन देन होता था। लाइक अगर मेरे पास गंदुम है और आपके पास चावल हैं, मुझे चावल चाहिए लेकिन नहीं है मेरे पास, आपको गंदुम चाहिए, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। लाइक मेरे पास 2 किलो गंदुम है मेरे पास, आपके पास 2 किलो चावल हैं, तो मैं आपको 1 किलो गंदुम दे दूंगी और 1 किलो चावल ले लूँगी, ठीक है? आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी होगी। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब ये सिस्टम होने के लिए हमें अब उसको थोड़ा सा आगे आके वो एडवांस होता जा रहा है, तो हम बात ट्रेड तक आ गई। तिजारत करने के लिए, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले एक दूसरे के माबैन अमन होना चाहिए। अगर एक दूसरे के माबैन इख्तलाफात होंगे तो आपकी तिजारत कामयाब नहीं हो सकती। हमारी इंडिया के साथ जो है इकॉनमी कभी भी सक्सेसफुली स्टेबल नहीं हो सकी है। हम कभी भी उसके साथ अपने माशी हालात को जो है पुरअमन तरीके से अपनी तिजारत को नहीं चला सके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स चलते हैं, हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, हम हमेशा काइंड ऑफ वॉर जोन में ही होते हैं हमेशा, तो हमारी उसके साथ तिजारत सक्सेसफुल नहीं होती। हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो आज बात सीपेक पे पहुंच गई है कि हमने एक इंटरनेशनल लेवल का जो है एक कॉरिडोर बनाया है, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ट्रेड है, लेकिन उसके पीछे रूट कॉज क्या है? दोनों ममालिक के दरमियान अमन, ठीक है? आगे ज़राई तरक्की में मुफीद, ये पीछे मैंने आपको जैसे एग्रीकल्चर वाली एग्जांपल दी है। तिजारत को फ़रोग़ हासिल होना, फ़रोग़ कैसे हासिल होगा? यमन वाली बात जो हो रही है, ठीक है? या आप अपनी जो इंडस्ट्री है उसको आप डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो एक दूसरे के दरमियान आपकी इंडस्ट्री प्रमोट होगी, आपकी ट्रेड डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। आलमी हालात से आगाही, सफ़ारती और तजारती ताल्लुकात में इजाफा। Commercial geography also helps you to get healthy information about globe, about other countries। जितने भी बैनुल अक़वामी सतह पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपको जोग्राफ़ी बताती है कि जी ये दुनिया में हो रहा है, तो वो आपको मदद करता है कि हमें अपनी तजारत कैसे लेकर चलनी है, हमें अपनी सियासत कैसे लेकर चलनी है। ये सारी चीज़ें आपको जोग्राफ़ी नॉलेज दे रही है, ठीक है? ये जोग्राफ़ी है, आपको बताती है कि जी फ़लाँ मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है, फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, फ़लाँ इलाके में ये हो रहा है। जैसे आपको पता चल जाएगी जी फ़लाँ इलाके में आग लग गई हुई है, आप उस इलाके में नहीं जाएंगे, ठीक है? आपको नॉलेज कौन दे रहा है? जोग्राफ़ी नॉलेज दे रही है ना कि फ़लाँ इलाके में ये हो गया है, ये जोग्राफ़िकल नॉलेज है। तो आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, आपने उस नॉलेज की बेस पे अपना लाहा अमल बना लिया फ्यूचर के लिए कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है। तो इस तरह से हमें जो है हेल्प आउट करता है आलमी सतह पर जोग्राफ़ी। हुक्मरानों के लिए मुफीद, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल नॉलेज, एग्रीकल्चरल नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज, एवरीथिंग दे हेल्प द पॉलिटिशियंस और द स्टेट्समैन। बुलंद म्यार ज़िंदगी, ये जो पहले हमने बात की थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का म्यार ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव होता है, ठीक है? मौशी तरक्की में किस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं और उसकी तरफ मईशत में इन्वेस्ट करके मौशी तरक्की की तरफ जाते हैं। ज़राए नक़्लो हमल, ज़राए नक़्लो हमल क्या है? पहले मैंने आपको ये जो बात हमने की कोई इंडस्ट्री लगाने की या फैक्ट्री लगाने की, इसमें नक़्लो हमल का बड़ा किरदार है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, आपके पास रोड्स का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास रास्तों का, इलाकों का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है? लेट्स सपोज आप रैंडम, या आपको कुछ भी नहीं पता, आप रैंडम एक जगह पे फैक्ट्री लगा लेते हैं और आपका ख्याल है कि आप ये ईस्ट की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो आप फ़लाँ जगह पे पहुंच जाएंगे,
तो आपकी चीज़ें आपने फैक्ट्री में बनाई और वो आप ईस्ट की तरफ 200 किलोमीटर चलोगे तो आगे जाके आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी जहाँ पर आप अपनी चीज़ें ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल, ये आपने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन आपके पास जोग्राफिकल नॉलेज तो है ही नहीं। जब आपने अपनी चीज़ें बना ली, आप टुवर्ड्स ईस्ट 200 किलोमीटर चलना शुरू करते हो, आपको पता चलता है 100 किलोमीटर के बाद तो वैसे ही वहाँ पर कोई दरिया या समंदर आ गया कि आप आगे जा ही नहीं सकते हो, ठीक है, आप वहीं पे ब्लॉक हो गए ना। तो जोग्राफिकल नॉलेज अगर आपके पास होता, आपको पता होता कि हमारे मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है, जुनूब में क्या है, या हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप पहले प्लान करके फिर चलते, ठीक है, आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होती। आलमी आबादी से वाकफियत, किसी मुल्क या इलाका की आबादी के मुतालिक सही मालूमात मौशी और तजारती मामलात में बहुत मददगार साबित होती हैं, क्योंकि मौशी और तजारती तरक्की इंसानी वसाइल के बगैर मुमकिन नहीं है। अगेन, किसी इलाके में कितनी आबादी मौजूद है, उनकी डिमांड क्या है, आपने उनके लिए फ़ूड प्रोड्यूस करनी है, आपको पता होना चाहिए कितने लोगों के लिए। आपके घर में 10 लोग हैं, आपको पता होता है ना कि 10 लोगों के लिए इतना खाना बनाना है, ठीक है। आपको पता ही नहीं, आप सुबह उठते हैं, आपको पता ही नहीं चला, आजकल जैसे छुट्टियां भी हैं तो आप लोग तो आराम से उठते होंगे 10 बजे 11 बजे। कुछ बच्चे है रेगुलरली भी उठते हैं, लेकिन जो लेट उठते हैं उनको पता ही नहीं होता होगा कि जी अम्मी तो सुबह सुबह निकल गई थी कहीं पे, वो तो घर पे ही नहीं है, तो नाश्ता आपने बनाना है। आप नाश्ता बनाने लगते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कौन किस टाइम नाश्ता करता है, या मेरे घर में इस वक्त 2 भाई हैं, वो भी बाहर चले गए हुए हैं, तो आपको नहीं पता कि मेरे घर में इस वक्त 3 लोग हैं, मैंने उनके लिए खाना बनाना है, या 5 लोग हैं उनके लिए खाना बनाना है, ठीक है। फौरी तौर पे आपको कुछ नहीं पता, तो यू हैव टू गेट द नॉलेज फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, मुझे क्या करना है उनके लिए। ऐसे ही अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, उसके लिए लेबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास मैन पावर होनी चाहिए। आप पास लेबर होती है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, ठीक है। आपने अगर 10 सूट सिलाई करने हैं एक दिन में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में एक ही बंदा जो है वो एक सूट सिलाई कर सकता है, इसलिए आपको 10 लोग चाहिए एक दिन में। अगर आप पास 10 लोग अवेलेबल नहीं है तो आपको पता है आप 10 सूट एक दिन में नहीं बना सकते हो, आपको 2 दिन में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। माहिरीन मौशियात के लिए मुआवन वसाइल से आगाही माहिरीन मौशियात के लिए मुफीद साबित होती है, क्योंकि वसाइल के मुतालिक सही मालूमात के बगैर मुस्तकबिल में मुआशी मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं। बहरी रास्तों और बंदरगाहों का मुकम्मल इल्म, ये जो पहले मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या है, कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है। मादनी वसाइल का इल्म, ठीक है, मादनी वसाइल कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कहाँ पर कोल प्रेजेंट है, कहाँ, अगर आप थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फ़लाँ इलाके में कोल प्रेजेंट है, आप सिर्फ वहीं पर थर्मल प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी आप जंगल में जाके थर्मल प्लांट लगा लें, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। जंगलात की अहमियत व अफादियत, जंगलात सनती तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। माहौल को खुशगवार रखने के अलावा मुख्तलिफ सनतों में जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी बतौर खाम माल इस्तेमाल होती है, जिसमें फर्नीचर साजी, कागज़ और खेलों का सामान वगैरह शामिल है, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपने लगानी है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो आपके लिए तो उसके बारे में सोचना ही मुश्किल हो जाता है ना। बाकी तो प्रोग्रेस और बाकी लेबर और ये चीज़ें तो बाद में आती हैं। ज़मीन का इल्म, ज़मीन की ज़रखेज़ी और पैदावार के लिए मुफीद ज़मीन का इंतखाब मौशी तजारती जोग्राफिया के इल्म के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़मीन तमाम मौशी सरगर्मियों का मरकज़ है, लिहाजा ज़मीन के मुतालिक मुकम्मल इल्म ज़रूरी है, जो मौशी और तजारती जोग्राफिया के इल्म के बगैर हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होपफुली आप लोगों को इस बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एंड पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, हिस्सा मारूजी है, पेज नंबर 20 के ऊपर। ये मैंने यहाँ पर आंसर्स मार्क किए हुए हैं, लेकिन आपको अगर आप देख सकें तो पेज नंबर 21 एंड के ऊपर इन सारे चैप्टर्स के एंड पे ऑब्जेक्टिव के MCQs के आंसर्स लिखे हुए हैं उसने, ठीक है। तो आपको ये अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ जाएगा, सब मेंशन्ड है। आगे पेज नंबर 22 पे आ जाएं। यहाँ पर आपके मुख्तसर जवाबात देने आपने सवालों के। यहाँ पर जो शुरू के 11 सवाल हैं ना, उनके मैंने आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं। पीछे भी अगर आप बुक के पेजेस जो मैंने लगाए हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर मैंने नंबर्स लगा दिए हुए हैं 1 2 3 4 के, ये फ़लाँ क्वेश्चन का आंसर है, फ़लाँ क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा अगर आप खुद भी क्वेश्चन देख के आंसर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है।
आगे ये फर्दर जो भी सारे क्वेश्चंस जो हैं, मुआशी जोग्राफिया की शाखें लिखें। मंडियों का जोग्राफिया किसकी शाख है, ये आपको पता होना चाहिए किसकी शाख है। तजारती जोग्राफिया की ऑफकोर्स शाख है। तबई जोग्राफिया के मुतालिक नोट तहरीर करें, ये पीछे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। दो इल्म जोग्राफिया की तारीफ़ें तहरीर करें, ठीक है। इल्म जोग्राफिया की कोई सी दो डेफिनेशंस आपने बतानी है। ये जहाँ जहाँ पर भी उसने डेफिनेशंस पूछी हुई है ना, तो एक तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि फ़लाँ चीज़ की डेफिनेशन लिखें, जोग्राफिया की डेफिनेशन लिखें या कमर्शियल तजारती जोग्राफिया की डेफिनेशन लिखें, तो कोशिश करें हमेशा कि आप कोई सी दो डेफिनेशंस लिखें, कोई एक डेफिनेशन ना लिखें। आपके पास टाइम होता ही है 2 लाइनों की या 1-1.5 लाइन की डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन किसी राइटर की, किसी रिसर्चर की लिखते हैं, ठीक है। और एक डेफिनेशन आप वो लिखें जो आपकी बुक के अंदर लिखा होता है कि जी ये जामिया तारीफ़ है जोग्राफिया की, आप वो डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि ज़रा एक्सप्लेन हो जाता है। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑफ द डे आपका आज का जो होमवर्क कह लें इसको, वो ये है कि आपने एक तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसको याद करें। इसके क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन बना हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रिपेयर करना है। हिस्सा मारूजी है उसको याद करें। ये जो आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। अब आप लोगों का ये सारी एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। आप लोगों की अटेंडेंस इसी बेस पे होगी, जब आप अपना होमवर्क करेंगे, आप अपना काम करेंगे, तो मुझे पता होगा कि जी आपने अपना काम कर लिया है, मैं उसके बाद आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी, वरना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अगेन मैं आपको ये बात बता दूं, इन लेक्चर्स को ज़रूर सुने, बिकॉज़ इस पे हमारी भी एनर्जी लगती है और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आपके एग्ज़ाम्स इधर वे ज़ाहिरी बात है, पढ़ाई नहीं रुकेगी, वक्त नहीं रुकता, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपकी क्लासेस किस वक्त स्टार्ट होंगी हमें नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात की ज़रूर उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ना, वो पहले टाइम पे ही होंगे जैसे रूटीन में हुआ करते थे। लेकिन आपकी क्लासेस लेट स्टार्ट होंगी, इसलिए आप इसको ये मत सोच के छोड़ें कि जी जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो देखी जाएगी, क्योंकि हमें कोई पता नहीं कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे और हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। चीज़ें काफ़ी क्रूशियल हैं, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, ठीक है। और आराम से, आपके लिए बड़ा इजी है, आप एक दिन में 2-3 लेक्चर्स लेते हो किसी भी टाइम। आपको ये रिकॉर्डिंग में मैं तो इसलिए भेज रही हूँ ताकि आपको जिस टाइम इजीली अवेलेबल हो आप इस वीडियो को देखें और इसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करके याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप अपने जो है कमेंट्स में मुझे मैसेज करें और मुझे बताएं कि जी मिस हमें ये मसला है या फ़लाँ चीज़ की हमें समझ में नहीं आई, आई विल डेफिनेटली आंसर इट, ठीक है। आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा तो शायद हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि बस छोड़ दें अब, ठीक है। इजीली लें इसको, एक फ़न वे में लेके चलें, कोई मुश्किल पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा वक्त गुजारें, घर में भी इंजॉय भी करें और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई भी करें। जब दिल करता है पढ़ें, जब दिल करता है सोएं, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है। इसको आपने छोड़ नहीं सकते हो आप। इसको अपने ऊपर बर्डन मत समझें, मुसीबत मत समझें, इजीली करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी, फ़ी अमान।